और उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड विधानसभा से। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 अप्रैल 2026 की बैठक में दिनांक 28 अप्रैल 2026 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। अप्रैल 2026 28 अप्रैल 2026 मंगलवार 1 पूर्वाह्न 11 बजे नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार पर चर्चा। माननीय मंत्री अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सदन को दी गई है से यह सदन सहमत। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव सदन में के समक्ष रखा गया है, ये सदन सहमत है? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य हो हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 3। माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध है आपसे, संकल्प है हमारा। मैं जानता हूं कि इसी समयावधि 15 दिन पूर्व होनी चाहिए, लेकिन जो विशेष सत्र बुलाया गया है और अकस्मात बुलाया गया है, तो संकल्प है माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में निहित प्रावधानों के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव 2027 में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित करना सुनिश्चित किया जाए। सदन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही चलेगा। कार्य संचालन नियमावली के नियम 25 में उल्लेख है कि प्रत्येक शुक्रवार को 3 बजे अपराह्न से कार्य समाप्ति तक असरकारी सदस्यों के कार्य लिए जाएंगे। नियम 87 में असरकारी सदस्यों द्वारा संकल्पों की सूचना के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि संकल्प की लिखित सूचना निर्धारित असरकारी दिवस से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। यदि अध्यक्ष द्वारा सूचना स्वीकार की जाती है, पहले ही इसका जिक्र किया मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है कि और संकल्प विशेष सत्र अकस्मात बुलाया गया है, इसलिए 15 से 12 दिन इतना समय कहाँ मिला है? विशेष परिस्थितियों में सदन आहूत किया गया है। सदन में सरकार का समय पूर्णतः नियमावली का पालन करते हुए तो सदन आहूत नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह इतना समय कहाँ मिला करने योग्य होगी तो आगामी सत्र हेतु शलाका में इसे सम्मिलित कर लिया जाएगा। अभी मैं इस संकल्प को अस्वीकार करती हूँ। माननीय नेता सदन। माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे उधम सिंह नगर जिले में कल जिला योजना की बैठक प्रारंभ की गई और एक दिन पहले 26 तारीख को सूचना दी गई कि 27 तारीख को शाम को 27 तारीख को जिला योजना की बैठक होगी। इधर सत्र आहूत कर लिया गया 28 तारीख को। एक भी विधायक कल जिला योजना की बैठक में नहीं था और जबरन की गई और जिला प्रशासन द्वारा उसको अनुमोदित कर दिया। ऐसे कैसे होगा? आप बताइए, फिर कहां जाके कहेंगे हम? कहां कहेंगे हम कहां कहेंगे? एक विधायक नहीं, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष का, 9 विधायकों में से एक विधायक नहीं जिला योजना में, तो ऐसे अनुमोदित कैसे मान ली जाएगी? पुरानी जिला योजना पे कोई चर्चा नहीं होगी, कोई काम क्या हुए क्या नहीं। आप सब जानते हैं व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठता है। आप तो बहुत सीनियर हैं। अब कहाँ अगर कुछ संचालन में आप बताइए, फिर कहाँ कहें? फिर विधायक कहाँ गए? जिला योजना की बैठक में हमको समय नहीं दिया जाता, अचानक कर दिया तो दोबारा आप कह दीजिए जिला योजना की बैठक दोबारा बुलाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, क्या 9 के 9 विधायक में से एक विधायक नहीं, और डीपीसी गठित नहीं, ना समिति के सदस्य गठित है, ना नगर पालिका के हैं, ना जिला पंचायत के सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात का ऐसे कैसे हो? इस बात का प्रतीक है माननीय अध्यक्ष जी, एक हफ्ता पहले तय कर दी गई। अधिकारी जनप्रतिनिधियों का अपमान करने में अचानक रात को बैठक बुला ली जाती, सूचना दी कि कल बैठक है, और ये कैसे होगा? कारण है कि कल वो जिला योजना की बैठक आप लोग तो आज सारा बैठक कल थी, तो कल बैठक करके सायंकाल माननीय विधायकों को सूचना दी गई। 3 घंटे का रास्ता है हमारा। गंभीर विषय है माननीय, गंभीर नेता सदन खड़े हुए। अब बैठिए। आप लोगों के प्रस्ताव तो लिए होंगे पहले। प्रस्ताव मान्यवर चर्चा कैसे होगी? अगर प्रस्ताव लेके बैठक कर देनी फिर तो प्रस्ताव सभी के आए हुए थे। एक बार मंत्री जी, जिला प्लान की बैठक करने की आवश्यकता एक बार पंचायत अध्यक्ष प्रस्ताव सभी के आए हुए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर महापौर से लेकर सभी लोग उपस्थित थे। नेता सदन। माननीय मंत्री जी,
आप लोगों से चर्चा कर लेंगे अलग से। नहीं सर, ये आप बताइए दोबारा, या तो दोबारा कह दीजिए कि एक बार बैठक बुला लें जिला विधायकों के साथ, जिला योजना पे चर्चा कर लें। आपके जो प्रस्ताव होंगे आप दीजिएगा, बैठक में शामिल कर ली जाएंगे। नहीं, शामिल का मतलब चर्चा कैसे होगी जब तक विधायक नहीं रहेंगे? जिला प्लान में क्या प्रस्ताव रखे गए, क्या नहीं रखे गए, चर्चा कैसे होगी? पिछले काम कैसे हुए, उन पर अगर हम नहीं बात कर पाएंगे। 4-4 घंटे 6-6 घंटे जिला प्लान की बैठकें चलती हैं और साहब ऐसी अनुमोदन हो जाएगा तो फायदा क्या हुआ? जिला इतने पैसे की बंदरबाट होगी, क्या फायदा? अगर माफी देता सदन बोल चुके हैं कि चर्चा कर देखिए, लेंगे। ऐसा है, माननीय माननीय सदस्य नेता सदन बोल चुके हैं, मंत्री जी आपसे बात करके इस इशू को सॉर्ट आउट करवा देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बैठक दोबारा होनी चाहिए। वो आप बातचीत कर लीजिएगा, जैसा होगा वैसा हो जाए। मंत्रिमंडल के सभी हमारे सहयोगीगण, नेता प्रतिपक्ष और सभी सदन में उपस्थित सभी विधानसभा के सभी सदस्यगण, मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। कि साथ ही इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सम्मानित सदन में आज जो भी सदस्य अभी अपनी बात रखेंगे, आज की चर्चा आपने रखी है, मैं उन सभी का पहले से ही सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी ने अपने अपने विचार रखने हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही मैं विशेष रूप से उन सभी मातृशक्तियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस राज्य निर्माण करने में, इस राज्य की नींव मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। मैं इस अवसर पर गौरा देवी, पिंचरी माई, विष्णी देवी साहा, जसूली सौक्याण, कुंती वर्मा, भागीरथी देवी, मंगला देवी, हंसा धनाई, सरला बहन, बेलमती चौहान, सुशीला बहन, कमलापन जैसी सैकड़ों महिलाओं को जिन्होंने राज्य के लिए अपना योगदान दिया, मैं उन सभी को आज के इस अवसर पर दंडवत उनको प्रणाम करता हूं सबको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आज विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज विशेष सत्र आयोजित किया है। और वैसे भी आप हमारी शक्ति, मातृशक्ति की प्रतीक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता के रूप में सम्मानित सदन से अनुरोध करता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा एक मत से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 35% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति बंधन बिल को यथाशीघ्र लागू करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए इस संबंध में एक संकल्प व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे उपायों का समर्थन करने में किसी भी प्रकार की, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम सबको एक मत से इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। महोदय, हमारी सनातन संस्कृति में नारी को देवी मानकर उसकी आराधना की जाती है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में हम नारी के साहस, समृद्धि, ज्ञान के स्वरूप का वंदन करते हैं। और जब भी हम पूजा पाठ भी करते हैं तो हमारे मंत्र भी शुरू होते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। याद है। इस प्रकार से ये हमारी आस्था और परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि हमारी महान संस्कृति की चेतना है, जो नारी के सम्मान और उसके महत्व को हमेशा सर्वोच्च स्थान देती है, तथा जिसमें नारी को शक्ति सृजन और चेतना के मूल स्वरूप के रूप में स्वीकार किया गया है। और कहा भी गया हमारे शास्त्रों में, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और शिव भी तभी समर्थ है जब वो शक्ति से युक्त हो, क्योंकि शक्ति के बिना कोई सृजन संभव नहीं होता है। महोदय, भारतवर्ष के इतिहास में भी नारी शक्ति के अनंत और असंख्य प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके पराक्रम और स्वाभिमान की ऐसी मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की, इससे पूरे राष्ट्र को एक संघर्ष की प्रेरणा दी। उसी प्रकार सावित्रीबाई फुले जी ने
शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता और समानता का दीप प्रज्वलित किया। और हाल ही के वर्षों में हमने देखा कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष की जो उड़ान भरी, अनंत गहराइयों में पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि नारी के सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, वो अनंत तक जा सकती है, उसे अवसर मिलना चाहिए। नारी शक्ति अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। नारी शक्ति निर्णय ले रही है, दिशा तय कर रही है और भविष्य भी गढ़ रही है। और हमने देखा चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हो, क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास आउट होना हो, या फिर सेना वायुसेना में भी अग्रिम प्रति के मोर्चों पर काम करना हो, हमारे देश की महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी मातृशक्ति अपने पराक्रम से, अपने कौशल से भारत का मान सम्मान ना आगे बढ़ा रही हूँ। महोदय, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों ने प्रत्येक मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वो वीरता दम्य साहस की प्रतीक तीलू रतवेली हो, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अन्याय के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूका, या उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहे जाने वाली रानी जिया रानी हो, जिन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के नाकों चबवा दिए, या फिर हम सभी ने इतिहास पढ़ा है, या गढ़वाल की रानी कर्णवती हो, जिन्होंने अपने पराक्रम से मुगल सेना को परास्त कर इतिहास में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, या फिर चिपको आंदोलन की अग्रदूत गौरा देवी हो, जिन्होंने जंगलों और पर्यावरण की रक्षा के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। ये सभी महान नारियां उत्तराखंड की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक हैं, जहां नारी शक्ति ने हर युग में साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान का अद्वितीय परिचय दिया है। उत्तराखंड में भी विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना, लाइव आपको सुनवाते हैं। शायद ये भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। मुझे लगता है कि पहले से ही जो ये गठबंधन और इनके साथी नारी शक्ति के इस अपमान को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस महिला आरक्षण जैसे विषय पर अब लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। इनके परिसीमन के बारे में जो बार बार बात आ रही है, मैं उसके बारे में भी अपनी बात रखना चाहता हूं कि परिसीमन के बहाने की तो आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा में पूरी तरह से हवा निकाल दी। एक एक तथ्य जो है लोकसभा के अंदर जो संसद की कार्यवाही में लिखित रूप से दर्ज हो चुका है, पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में परिसीमन के माध्यम से किसी भी राज्य की सीटों के साथ कोई भेदभाव नहीं होने वाला है, कहीं सीटें घटने वाली नहीं है, जिनका जितना प्रतिनिधित्व होने वाला है उतना ही प्रतिनिधित्व होगा। इसलिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान का एक बिल लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार देने में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब पहली बार किसी ने सच्चे मन से महिलाओं के हित में कार्य करने का प्रयास किया तो उसे संसद में बाधित कर दिया गया, उसमें बैरियर लगा दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई बड़ी बड़ी। और मातृशक्ति को अगर 23%, 33% का आरक्षण मिल जाता तो इसमें किसी का भी क्या जाता। अगर सीटें बढ़ जाती तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती। आपकी तो सीटें थी, उसी में सीटें बढ़ रही थी, और सीटें बढ़ने पर तो सभी को, हर राज्य को कुछ न कुछ मिल रहा था, किसी राज्य का कम नहीं हो रहा था। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी वहां पर किस बात का विरोध कर रहे थे। अगर सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे थे तो वो भी बहाना है, क्योंकि बढ़ी हुई सीटें तो आखिर महिलाओं को ही मिलने वाली थी ना, महिलाओं को ही सीटें मिलती। तो फिर आप लोगों ने इस पवित्र अधिनियम को रोकने का आखिर काम क्यों किया? ये प्रश्न मेरा नहीं है, मुझे लगता है ये प्रश्न एक सामान्य व्यक्ति का भी होगा, जो भी महिलाओं की शक्ति की बात करेगा, महिला बंधन की बात करेगा या महिला अधिकारों की बात करेगा, तो उसके मन में बात अवश्य आएगी कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा था। जब सीटें भी बढ़ रही थी, परिसीमन भी हो रहा था और ठीक समय पर सब कुछ हो रहा था, तो फिर आप लोगों ने उस
पवित्र अधिनियम को रोका है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति गंभीरता दिखाने के स्थान पर इनका दृष्टिकोण हमेशा विरोध तक सीमित दिखाई देता है। महोदय, असल में कांग्रेस ने इस बिल का विरोध इसलिए किया कि अगर उनको आरक्षण मिल जाता तो उसका श्रेय भी मोदी सरकार को चला जाता या मोदी जी को मिल जाता। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जब पहले दिन वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि इसका श्रेय मैं आप सबको दे दूंगा, प्रतिपक्ष के लोगों को दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अखबार में भी विज्ञापन दे दूंगा, अखबार में कि सभी लोगों ने इसका सर्वसम्मति से जो है इस अधिनियम को पास किया है। तो इसका श्रेय विपक्ष को देने को भी तैयार थे। पर अब देखिए किस प्रकार की राजनीति हुई। देश की आधी आबादी के साथ धोखा हुआ, उनके अधिकारों को मिलने से रोक दिया गया। महोदय, अब देश की मातृशक्ति पूरी तरह से समझ चुकी है कि कौन उनके अधिकारों के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, कौन छल और प्रपंच कर रहा है, कौन केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में आदरणीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्राथमिकताओं से काम करना प्रारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को नए भारत के निर्माण का आधार मानते हुए उन्हें सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए, एक के बाद एक काम किए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। और इसी वर्ष का जो सामान्य बजट आया है उसमें 2026-27 के बजट में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण हेतु 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% अधिक है। 2015 में शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के पिछले 11 वर्षों में लिंगानुपात और बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला पुरुष लिंगानुपात में 12 अंकों की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का कुल नामांकन अनुपात 3% से अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि है। इतना ही नहीं, बीते 11 वर्षों में देश के अंदर जो संस्थागत प्रसव है वो 61% से बढ़कर 97% हो गया। कितना? 61% से बढ़कर 97% हो गया, जिससे सुरक्षित मातृत्व और बालिका जन्म को प्रोत्साहन मिलता है। जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा की गारंटी और मजबूत हुई है। आज सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 8.2% की उच्च ब्याज दर के साथ टैक्स फ्री बचत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनकी शिक्षा और विवाह के लिए मजबूत आर्थिक आधार सुनिश्चित हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा हो चुकी है, जो बालिकाओं के भविष्य के लिए एक सशक्त वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। देखिए, 60 सालों तक इस देश के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के साथियों का शासन रहा है और कई सालों तक शासन रहने के बाद भी ये काम उस समय भी हो सकते थे। हमारी बेटियों को उस समय भी ये योजना मिल सकती थी, इस प्रकार की योजना आ सकती थी। आखिर किसने काम करने से रोका था? लेकिन आप लोगों ने देश की गरीब बेटी के बारे में कभी नहीं सोचा। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की करोड़ों करोड़ मातृशक्ति को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है, जिससे उनकी सिलेंडर पूरा 100% मिलेगा। मैं सदन में पूरे अरे
कहाँ कमी हो रही है? कहाँ कमी हो रही है जी? कहाँ कमी हो रही है? नहीं अरे भाई, अच्छा कांग्रेस सरकार के सामान्य दिनों से ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, मैं इस जिम्मेदार सदन में इससे बड़ी कौन सी जगह होगी जहां मैं कह रहा हूं? मेरा वक्तव्य कोई ये हवा वाला वक्तव्य नहीं है। सब जगह मैं कल ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी से भेंट करके आया हूं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमको 100% जो हमारा 100% चार धाम में भी सब जगह मिल रहा है सब। लेकिन आप लोगों को सहयोग करना होगा, काला बाजारी रोकनी होगी। और सुनिए, यही कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों को अभी किसी जगह पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि 500 सिलेंडर एक ही घर में मिले हैं अखबार। बिल्कुल। अगर आप लोग अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट हो जाइए उसके बारे में। मैं कह रहा हूं कि हमारे राज्य में सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने वाली। आगे हो सकते हैं और हम सबको उपलब्ध कराएंगे। और वैसे ऐसे समय में जब देश की बात हो रही है, आप उसकी बात अलग से सुननी है हमें। आप अरे सब हो जाएगा, अभी मेरी बात सुनिए पहले। आप देखिए, ऐसा है, एक तो ये जो जब महामारी आई थी देश में, तो महामारी के समय में भी पूरी दुनिया सोचती थी कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। इतनी जनसंख्या है और यहां कोरोना आएगा, तो यूएनओ भी ऐसा मानता था, उनकी भी ऐसी सोच थी कि यहां संभलेगा नहीं संभल पाएगा। और भारत पूरी दुनिया के लिए भी जो है एक ऐसा स्थान बन जाएगा कि जहां महामारी इस कदर फैल जाएगी कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखिए, हमारे देश के नेतृत्व ने यहां एक वैक्सीन के साथ दो वैक्सीन स्वदेशी निर्मित हुई, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, हमारे नेतृत्व ने बनाई। और इतना ही नहीं, भारत में जहां सबसे पहले महामारी पर कंट्रोल हुआ, उसके साथ साथ 100 से भी अधिक देशों को भारत की सरकार ने वैक्सीन भिजवाने का काम किया। और जो हम कहते हैं हमेशा, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रवि बहादुर जी आप बहुत विद्वान हैं, मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा आपकी बात में अलग से सुन लूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नहीं अलग से सुनने के लिए कोई समय अलग कर दीजिएगा आप। तो मैं माननीय सदस्य आपको सीएम साहब समय दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? अलग से समय दे रहे हैं आप, उनसे अलग से बात। अध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, अयम निगम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जिनका संकुचित हृदय होता है, यानी जिनका चित्त छोटा होता है। और भारत की सरकार ने ऐसे समय में ये दिखाया कि हमारे लिए पूरी दुनिया हमारा परिवार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और सबको वैक्सीन देने का काम किया। और ये समय भी देखिए, ये मैं वहीं पर आ रहा हूं, इसीलिए मैं वहीं आया। हालांकि मैं आज चाहता था कि केवल महिलाओं की बात करूं, लेकिन आपने बीच में मुझे कहा, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जो पश्चिमी मिडिल एशिया में जो अभी संकट हो रहा है, जो युद्ध की बात आई है, ये केवल भारत की अकेले की चुनौती नहीं है, या भारत के अंदर ही हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे दुनिया की चुनौती है। और उत्तराखंड के अंदर ही हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्र के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आजादी के बाद कोई भी युद्ध हुआ हो। यहाँ के लोगों ने हमेशा देश की आजादी में और देश की सुरक्षाओं में बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। और हम लोगों ने पहले से भी व्यवस्था बनाई है, लेकिन जो आपने कहा है, फिर मैं कह रहा हूं कि हमको मिलजुल कर ऐसे समय में पैनिक नहीं करना है। ऐसे समय में हमको राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के बहुत टॉपिक हैं। अगर कोई सरकार के द्वारा कोई समस्या लाई गई होती, उत्तराखंड सरकार लाती या देश की सरकार लाती, ये युद्ध हमारे कारण हो रहा होता, तो हम कहते कि भाई हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब ये वहां पर उनकी अपनी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई से हम भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको, हम देशवासियों को हमें गर्व है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। ये ऐसे संकट के समय में भी हमारे देश के अंदर, जहां दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है, हमारे यहाँ पर्व और जो है त्योहार मनाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा चल रही है, शानदार तरीके से उसका आगाज हो रहा है। देखिए, लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या हो रही है कि लोगों को रील बनानी पड़ रही है, और रील बना के कुछ लोग जो है इस सनातनी यात्रा को
जिसको पूरा दुनिया देखती है, पूरे दुनिया की आस्था श्रद्धा जहां बसती है, उस यात्रा को भी कुछ लोग राजनीति की भेंट चढ़ाने में कोई परहेज नहीं करते। मैं इस सदन से ऐसे लोगों से विनम्र रूप से कहना चाहता हूं कि आपको हमारा विरोध करना है करिए, सरकार का विरोध करना है करिए। आपको लगता है कि वहां के चार धाम जो हमारी बीकेटीसी है उसका विरोध करना है करें, लेकिन इतने आगे मत निकल जाइए कि हमारा विरोध करते करते चार धाम यात्रा का ही विरोध शुरू कर दें। उसी में है वो तो सब है, महादेव का स्थल है वो हम सबका एक ऐसा आस्था श्रद्धा का स्थान है। हमको उसमें छोटी मोटी चीजें होंगी, इसलिए मैंने कहा, मुझे मीडिया के लोग कहीं पूछते हैं अध्यक्ष महोदय, तो मैं कभी उनसे ये नहीं कहता कि सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। मैं कहता हूं हमने सारे प्रबंध करने का प्रयास किया है। और ये यात्रा कैसी होती थी, कल अगर किसी ने मेरा लेख अगर पढ़ा हो, दैनिक जागरण में छपा है, अगर आप सब विद्वान लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा तो उसको देखिएगा एक बार। हमने लिखा कि पहले के समय में जो लोग यात्रा में आते थे वो सारे अपने जितने भी संस्कार होते हैं वो संस्कार करने के बाद यात्रा में आते थे, क्योंकि कठिन यात्रा होती थी, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, 10,000 फुट से ऊंची ऊंचाई पर है, रास्ते बड़े कठिन है, और यात्रा शुरू होने से पहले 6-6, 7-7 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। अभी हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी बैठे हैं, हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने वाली है 20 मई से, वहां तो 10 फुट के लगभग अभी बर्फ पड़ी हुई है। केदारनाथ जी में जब यात्रा शुरू हुई थी 22 तारीख को, तो उससे पहले जो है बहुत मुश्किल से जो है रास्ता बार बार हटाया गया, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा कि इस बार मौसम लगातार इस प्रकार का होता रहा, बर्फबारी होती रही। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ये यात्रा हमारी सामूहिक यात्रा है, और ये यात्रा सनातन की यात्रा है, आस्था श्रद्धा की यात्रा है, और पूरे उत्तराखंड के लिए चार धाम हमारे जो है चार धाम यात्रा लाइफ लाइन है। तो इस यात्रा को सभी लोगों ने प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी लोगों ने जो है इस यात्रा का प्रोत्साहन करना चाहिए। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि थोड़ा हमारे मित्रों ने जो है इस प्रकार की शंका करी, तो मैं थोड़ा विषय से दूसरे विषय पर आ गया। मैं फिर से अपने विषय पर आ रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि आज देश के अंदर जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है, उस योजना के तहत अभी तक 4 करोड़ से अधिक खाते खुल गए हैं, और 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि इनमें जमा हो चुकी है, जो बालिकाओं के भविष्य के लिए एक सशक्त वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। तो मैंने कहा इस प्रकार की योजना आपके समय में भी आ सकती थी, पहले भी हो सकती थी, लेकिन किसी ने किसी को रोका तो था नहीं। और इसी प्रकार से आज आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय ऐसा है, वैसे तो अच्छा होता कि हमारी पूरी विधानसभा सर्वसम्मति से कह देती कि महिलाओं का आरक्षण तत्काल लागू किया जाए 2029 चुनाव करवाइए आप बात करेंगे। हम चाह रहे, हमने तो हम समर्थन करते हैं। अरे आपके कहने से नहीं होगा, वहाँ राहुल गांधी को बोलना चाहिए था ना, उनको बोलते ना। उन्होंने भी कर रखा, सर्व समिति से पास करा रखा, कानून बन चुका है, कानून बन चुका है, आप लागू कर दीजिए। वो तो कानून बन चुका है, आप लागू कर दीजिए। इस देश के संविधान के जब वहीं से करना था तो यहाँ ये असेंबली बुलाने की जरूरत क्या थी? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रधानमंत्री जनधन खर्चा कर रहे थे, उस महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मदन भाई बहुत गुस्से में हो गया आज, क्या बात है, गुस्से में हो गया? अरे केवल राहुल जी नहीं चाह रहे हैं, ये सब चाह रहे हैं, राहुल जी नहीं चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए आज जनधन योजना, इसको इस योजना के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को हर दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है। उनकी बचत भी सुरक्षित हुई है महिलाओं की, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से सीधे पहुंच रहा है। क्यों प्रीतम भाई साहब, पहुंच रहा है ना डीबीटी के माध्यम से? अब नहीं पहुंच रहा है यशपाल जी। अब आप लोग तो कम से कम, चलो ठीक है, ये तो हमारे युवा लोग हैं, अत्यधिक जोश में हैं, इनसे नहीं पूछ रहा। नहीं, सभी युवा हमारे साथ हैं। तो
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिचौलियों के जेब में जाने वाली कमीशन थी, उस कमीशन को बंद करने का काम किया है। ये काम पहले भी हो सकता था, ये तो पहले भी हो सकता था। और आपके समय के एक प्रधानमंत्री जी खुद मानते थे, एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, उसमें से 85% बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन वो नहीं हुआ उस समय। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर किसी बुजुर्ग को, किसी विधवा को, होनहार बेटी को या फिर किसी गरीब को विभिन्न योजनाओं की सहायता राशि भेजते हैं, किसी भी लाभार्थी योजना की राशि भेजते हैं, तो पूरी की पूरी राशि उनके सीधे उनके खातों में पहुंचती है। उसमें 1 रुपए का भी जो है कहीं हेरफेर नहीं होता है। ये बात भी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो देश की आधी आबादी का अधिकार खा गए हों, उससे उनको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आज प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, अब हम कहते हैं 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बन गए। ये मुंह से बोलना बड़ा आसान होता है, हमने एक शब्द निकाला और बोल दिया जी, लेकिन 12 करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है, इस पर हमको जाना चाहिए।